तो चलिए फिर से शुरू करते हैं हम लोग एपिसोड 5, जहाँ जीरो से हीरो बायोलॉजी सीरीज को हम स्टार्ट किए थे। लास्ट क्लास में हमने एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मैटर, इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज के इस एपिसोड में हम ये देखेंगे कि एटम की एनर्जी कैसे यूटिलाइज होती है। ठीक, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है, एनर्जी पोटेंशियल क्या होती है, केमिकल का बिहेवियर कौन रेगुलेट करता है, इलेक्ट्रॉन के सेल्स क्या होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड के टाइप्स, हाइड्रोजन बॉन्ड, वांडर वाल इंटरेक्शंस, फिर इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। उसके अलावा एक मॉलिक्यूल या एटम का स्ट्रक्चर या मॉलिक्यूल का शेप और उसका मॉडल कैसे एक पूरी बायोलॉजिकल ज्योमेट्री, एक पूरी मॉर्फिन और ड्रग्स को कैसे रेगुलेट करती है या उसकी मैकेनिज्म क्या है। तो आज के इस एपिसोड में हम लोग एटम्स की एनर्जी पोटेंशियल, केमिकल बिहेवियर, इलेक्ट्रॉन सेल्स, इन सब को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एटम्स एंड एनर्जी, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। तो एटम्स एनर्जी में तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि एटम क्या होते हैं। तो एटम कुछ नहीं, एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। इसके कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिसमें आपके न्यूक्लियस आते हैं, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। जहां इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिव चार्ज होता है वो अराउंड न्यूक्लियस के वो ऑर्बिट कर रहे होते हैं या उसके घूम रहे होते हैं। उसके अलावा और ये इलेक्ट्रॉन्स की ही बिहेवियर ये डिटरमाइन करते हैं कि केमिकल का बिहेवियर क्या होगा। उसके बाद प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज होते हैं जो कि एलिमेंट को डिटरमाइन करता है, और न्यूट्रॉन्स पे कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये आइसोटोप डिटरमाइन करता है। तो हम फिर से देखते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर स्केल। तो एटम्स क्या होते हैं, एटम जनरली क्या होता है, एटम आप समझिए कि ये एक एटम है। इस एटम में एक छोटा सा इरेजर रखा हुआ है या एक पेंसिल की पिन रखी हुई है। तो ये इतना बड़ा एटम हो गया। उसके अंदर तो एक एटम को आप इमेजिन करो कि एक फुटबॉल का स्टेडियम है। उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो पेंसिल की इरेजर है जो कि आपके पूरे फुटबॉल के स्टेडियम के बीच में रखी हुई है। तो इतना वास्ट डिफरेंस होता है आपका एक एटम्स और न्यूक्लियस के बीच में। उसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होता है, तो दोनों सराउंडिंग की तरफ मक्खियों की तरफ बज करते रहते हैं, कि नहीं। तो एटम्स हो गया, बीच में न्यूक्लियस हो गया जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स थे, और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं उसके अराउंडिंग क्या करते हैं, घूमते रहते हैं भाई, ऑर्बिट करते रहते हैं। अब केमिकल इंटरेक्शंस की बात करें तो जब एक एटम दूसरे एटम से इंटरेक्ट करता है किसी केमिकल रिएक्शंस में, तो उनके न्यूक्लियस जो होते हैं वो बहुत दूर रहते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर एक एटम है, उसके अंदर कोई भी एटम होगा जो दोनों एक दूसरे से इंटरेक्शन करेंगे। जब वो इंटरेक्शन करेंगे तो उसके न्यूक्लियस एक दूसरे में नहीं मिलते हैं, वो बहुत दूर रहते हैं। इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स ही डिटरमाइन करते हैं कि उसका रिएक्शन होगा या नहीं होगा, या उसका केमिकल क्या बनेगा। So electrons are the only subatomic particles directly involved in chemical reactions। तो जो एटम हो गया उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उतने पार्टिसिपेट करते वो है जो इलेक्ट्रॉन्स आपके वैलेंस में प्रेजेंट रहते हैं, जो ऑर्बिट्स में प्रेजेंट रहते हैं। उन दोनों के ही इलेक्ट्रॉन्स ही डिटरमाइन करते हैं कि भाई वो केमिकल नेचर क्या होने वाला है। ठीक, अब एनर्जी की पोटेंशियल की बात करें तो एनर्जी क्या होती है। जब हम बोलते हैं भाई एनर्जी खत्म हो गई, हमें ग्लूकोन डी पिला दो, ठीक है, तो एनर्जी का मतलब क्या होता है कि एनर्जी वो चीज़ होती है जो कि इट इज़ अ कैपेसिटी टू कॉज चेंज और परफॉर्म वर्क। अगर हम कोई चीज़ों को काम कर पा रहे हैं या कोई चेंज कर पा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से मैं यहाँ तक अगर मूव करता हूँ तो यहाँ से यहाँ तक मुझे मूव करने में एक एनर्जी लगी, मेरी पूरी बॉडी में मूवमेंट हुआ, इसके कारण मैं लोकोमोशन होगा। लोकोमोशन का मतलब मैंने लोकेशन चेंज किया, ठीक है, मूवमेंट हुई और लोकोमोशन हुआ। ये मूवमेंट और लोकोमोशन मेरे बॉडी में जो मसल्स हैं उसके अंदर एनर्जी जो प्रेजेंट थी, उन्होंने ऐसा चेंज परफॉर्म किया, तब जाके मेरी मसल्स पूरी मूव कर पा रही है और मैं अपना लोकेशन चेंज कर पाया। चेंजिंग इन मोशन इन द लोकेशन, या बोल सकते हैं लोकोमोशन किसको बोलते हैं, जब एक ऑब्जेक्ट अपना लोकेशन चेंज करता है तो दैट इज लोकोमोशन। तो जब कोई एनर्जी किसको बोलते हैं, कोई भी ऐसी चीज जिसमें चेंज किया जा सके, इट इज द कैपेसिटी टू चेंज, और जो वर्क फंक्शन कर सकते हैं वो क्या है, हमारी एनर्जी है। ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है भाई, सो द एनर्जी मैटर पोजेसेस ड्यू टू इट्स लोकेशन इन स्ट्रक्चर। अब बोला जा रहा है कि जो एनर्जी होती है वो एनर्जी किसी मैटर में कितनी है ये डिसाइड कर सकता है कि भाई उसकी लोकेशन कैसी है,
उस मैटर की लोकेशन कैसी है, किस लोकेशन पे, और उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो ये डिसाइड कर लेगा कि उसके अंदर एनर्जी कैसे है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए ध्यान से, ये एक वाटरफॉल है, ये वाटरफॉल कहीं से तो पानी गिर ही रहा होगा भाई, ऊपर वाटर कलेक्टेड होगा, उधर से पानी गिर रही है। सो एक तो ग्रेविटी एनालॉगी, ग्रेविटी एनालॉगी कहने का मतलब हमारे में ग्रेविटी तो लगती ही है भाई, है कि नहीं। ग्रेविटी जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स पर तो हर किसी पे इक्वल अप्लाई होता है। तो एक तो ग्रेविटी के कारण क्या होती है कि जो वाटर ऊपर से है वो नीचे आ रही है। सो वाटर इन ए हिल टॉप रिजर्वायर हैज हाई पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स एल्टीट्यूड। तो मान लो ये वाटर फॉल है, इसके ऊपर जो रिजर्वायर होगा, ठीक है, उसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी। क्यों? क्योंकि उसका एल्टीट्यूड ज़्यादा है भाई, वो हिल टॉप पे है, तो वहाँ से जब गिर रहा है तो इस पर ज़्यादा एनर्जी है, जब यहाँ नीचे आया तो उसकी एनर्जी कम हो गई। ठीक, एज वाटर फ्लोज डाउन हिल इट परफॉर्म्स वर्क। अगर वाटर नीचे डाउन हिल करता है, मतलब नीचे की तरफ आता है, तो वो कर क्या रहा है, वो काम कर रहा है। सो जैसे कि यहाँ हमने क्या किया, एक हिल टॉप है, यहाँ से वाटरफॉल है, अब इस वाटर फॉलिंग हो रही है, यहाँ हमने एक टरबाइन लगा दिया। अब यहाँ टरबाइन लगाने से क्या होगा कि वाटर तो यहाँ कंटिन्यूअस फ्लो करेंगे, और इस कंटिन्यूअस फ्लो के कारण क्या होगा कि वो जो वाटर की एनर्जी होगी वो यहाँ क्या होगी, उस पर मूव करेगी, तो उसकी फोर्स लगेगी, उसके कारण क्या होगा, पूरा टरबाइंस मूव करेगा। वही बोला जा रहा है, एज वाटर फ्लोज डाउन हिल इट परफॉर्म्स वर्क दैट इज टर्निंग टरबाइंस एंड लूज एनर्जी। इसके अलावा एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि मैटर नेचुरली मूव्स टुवर्ड्स द लोएस्ट पॉसिबल स्टेट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो एक ये नेचुरल टेंडेंसी होती है कि कोई भी मैटर वो हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी से लोएस्ट पोटेंशियल की तरफ मूव करने की कोशिश करता है। जैसे अगर आपने रिवर देखा होगा, तो रिवर क्या होता है भाई, तो मान लो हिमालय से जो रिवर आ रही है, तो हिमालय पे तो जैसे जैसे उसके पास जाओगे तो हिल टॉप पे चले जाओगे। कहने का मतलब हिल टॉप पे जैसे जैसे आप जाओगे माउंटेन के पास, एल्टीट्यूड तो बढ़ते जाएगा, तो वहाँ से जो ग्लेशियर्स पिघल के मेल्ट हो के जो वाटर आपका फ्लो हो रहा होता है, तो होता कैसे, क्योंकि वो एल्टीट्यूड ज़्यादा है। आप देखो गंगा जो है वो रिवर फ्लो कर रही है, इधर ब्रह्मपुत्रा फ्लो कर रही है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा जब फ्लो करेगी तो गंगा तो आती है आपकी हिमालय से, हिमालय तो टॉप है, तो वहाँ से हाईएस्ट एल्टीट्यूड से लोवेस्ट एल्टीट्यूड की तरफ वो मूव करते आती है। उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर वेस्ट बंगाल, उसके बाद एंट्री करती है आपके बे ऑफ बंगाल में। तो कहाँ से स्टार्ट हुई, हिमालय से हाई एल्टीट्यूड, और कहाँ गिरी, बे ऑफ बंगाल में जहाँ लो एल्टीट्यूड है। ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स वेरी इन द अमाउंट ऑफ एनर्जी दे पोजेस। अब इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी होती है ना वो वेरी करते रहती है। ठीक। सो एनर्जी स्टेट्स की बात करें, लाइक वाटर फ्लोइंग डाउन हिल, इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट इन स्टेट्स रिलेटेड टू देयर पोटेंशियल एनर्जी विच डिक्टेट्स हाउ दे बिहेव एंड इंटरेक्ट ड्यूरिंग केमिकल चेंजेस। तो वाटर जब फ्लो करता है डाउनहिल की तरफ, तो जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, किस स्टेट में प्रेजेंट है, वो ये डिसाइड करेंगे कि उसका केमिकल चेंजेस कैसा होगा या केमिकल बिहेवियर कैसा होने वाला है। ठीक। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल और केमिकल बिहेवियर को समझते हैं। तो डिस्टेंस और एनर्जी, डिस्टेंस एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टू द पॉजिटिवली चेंज न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज जो न्यूक्लियस होते हैं उसके द्वारा क्या होंगे, अट्रैक्टेड होंगे। ठीक। मूविंग एन इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस रिक्वायर्स वर्क। अगर न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन्स जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाएंगे, एक तो काम लगेगा भाई, ऐसे ही तो बढ़ नहीं जाएगा। अगर आपके पास न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स है तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाओगे, डिस्टेंस अचानक तो बढ़ाओगे नहीं, कुछ वर्क लगेगा। सो moving an electron away from the nucleus requires work, therefore the farther an electron is from the nucleus the higher its potential energy। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये एक न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर कर रहा है, क्या कर रहा है, चक्कर कर रहा है। तो मान लो ये न्यूक्लियस हो गया और ये इलेक्ट्रॉन इधर चक्कर कर रहा था। अब जितना ज़्यादा न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर होगा उतनी ही ज़्यादा उसमें क्या होगी, एनर्जी होगी। तो जितना ज़्यादा न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी होगी उसमें उतनी ही ज़्यादा एनर्जी कैरी कर रहा होगा। सो द स्टेप रूल, अनलाइक कंटिन्यूअस स्लोप इलेक्ट्रॉन एनर्जी चेंजेस ऑकर इन फिक्स स्टेप। कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं होता है कि जैसे आपने सीढ़ी देखा होगा, सीढ़ी में कहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप स्टेप चीज़ें चलती है, तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ एक फिक्स स्टेप होता है, यहाँ क्या होता है, फिक्स स्टेप होता है। फिक्स स्टेट पे क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स चेंज करते रहते हैं। तो ऐसा हुआ कि मान लो अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हुई तो ये और दूर चला जाएगा। ठीक। और जब एनर्जी लॉस होगा तो सेल में चेंज करते हैं, ऐसे ऐसे सेल समझते हैं। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट लोवेस्ट सेल एनर्जी लेवल, ठीक, सेकंड सेल एनर्जी लेवल, फिर थर्ड सेल, ऐसे बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक। अब आते हैं, एन इलेक्ट्रॉन कैन ओनली एग्जिस्ट एट ए स्पेसिफिक एनर्जी लेवल। अब जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं
वो क्या होते हैं, एक स्पेसिफिक एनर्जी लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं जिसको सेल्स बोलते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ से आया और आधा दूर आएगा, नहीं नहीं नहीं, एक फिक्स होता है, यहाँ से आएगा तो यहीं आएगा, थर्ड सेल से सेकंड सेल पे आएगा, सेकंड सेल से फर्स्ट सेल में आएगा। ऐसा नहीं कि फर्स्ट सेल से सेकंड फिर थर्ड, ऐसा नहीं कि इसके बीच में आधे में रहेगा, क्योंकि इसका स्पेसिफिक साइड फिक्स होता है। एब्जॉर्प्शन, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स एनर्जी दैट इज फ्रॉम लाइट इट मूव्स थ्रू अ सेल फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो होता क्या है, जब एक लाइट किसी एटम पे पड़ेगी तो वो क्या होता है, उस लाइट के एनर्जी के कारण क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन होगा उस पर जैसे पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, न्यूक्लियस से और दूर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उस पर लाइट की एनर्जी आ गई। लाइट की एनर्जी जितनी आएगी वो उतना ही दूर जाएगा, और जितना ही एटम से इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा उतनी ही उसमें क्या होगी, एनर्जी होगी। ठीक। इमिशन, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन लूजेस एनर्जी इट फॉल्स बैक। जब कोई इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज करता है, जैसे मान लो थर्ड सेल में है, अगर उसने एनर्जी लॉस किया तो वो सेकंड सेल में आ जाएगा, फिर और उसने एनर्जी लूज किया तो वो फर्स्ट सेल में आएगा। तो बताओ क्या होगा कि थर्ड सेल में था तो हायर एनर्जी थी, सेकंड सेल में आया तो थोड़ी कम एनर्जी हुई, फर्स्ट सेल में आया तो और एनर्जी कम हो गई। अब बताओ, फर्स्ट सेल से सेकंड सेल में जाएंगे एनर्जी बढ़ेगी, सेकंड से थर्ड में जाएंगे एनर्जी और बढ़ेगी, थर्ड से फोर्थ में जाएंगे एनर्जी और बढ़ेगी, इसी तरह फोर्थ से फिफ्थ जाते तो बढ़ते जाती। तो न्यूक्लियस से जितनी दूर रहेंगे एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी, न्यूक्लियस के जितने करीब आएंगे एनर्जी उतना ही कम होगा। ठीक। सो इलेक्ट्रॉन सेल और पीरियोडिक टेबल, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिटरमाइन हाउ एन एटम इज पोजीशनड इन द पीरियोडिक टेबल एंड हाउ इट बिहेव्स। तो इलेक्ट्रॉन्स की जो आपकी अरेंजमेंट है, इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट जो एटम्स में है वही डिटरमाइन करती है कि वो एटम का केमिकल क्या होगा। एटम्स के न्यूक्लियस के चारों बगल इलेक्ट्रॉन कैसे प्रेजेंट हैं ये वही डिसाइड करते हैं कि उस एटम का केमिकल बिहेवियर क्या होने वाला है। सेल की कैपेसिटी, तो फर्स्ट सेल में मैक्सिमम जो न्यूक्लियस होता है लोएस्ट एनर्जी होती है भाई, इसमें एक ही सेल प्रेजेंट रहता है, तो बताओ जितना कम सेल उतना ही कम एनर्जी। इसमें मैक्सिमम फर्स्ट सेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं। मान लो सेकंड सेल तो थोड़ी हाई एनर्जी होगी। ठीक। हायर सेल्स हायर एनर्जी होल्ड्स मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स, उसी थर्ड सेल में उससे भी ज़्यादा हाई एनर्जी होगी एंड होल्ड्स एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स। तो फर्स्ट जो एटम होगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप हाइड्रोजन को देख लीजिए, हाइड्रोजन ये क्या है, न्यूक्लियस है, इसके फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही है, तो इसमें सबसे कम एनर्जी होगा। हीलियम को देख लिए तो ये क्या होगा, तो इसके फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर सकते हैं, तो इसको बोल सकते हैं कि ये कंप्लीट हो चुका है। इन दोनों के अगर केमिकल्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का डिस्टर्बेंस होता है, अगर वो कंप्लीट नहीं करते तभी जाके केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट हो रहे होते हैं। तो यहाँ मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, और ये क्या है, एटम्स है, तो इसमें भी एनर्जी जनरली कम होगी। अब उसी तरफ ध्यान से देखिए कि ये न्यूक्लियस हो गया, ये सेकेंड सेल है, तो न्यूक्लियस हो गया फर्स्ट सेल, थर्ड सेकेंड सेल। ठीक। सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही क्या होगा कि अगर आप क्लोरीन देखोगे तो क्लोरीन में क्या होगा, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में आपके टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स, फिर थर्ड सेल में आप जाओगे तो 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो ऐसे टोटल 17 हमारे क्लोरीन के होते हैं। ठीक। तो आप देखिए कि जैसे जैसे, अब बताइए, अब इसके हिसाब से तो आप इजीली बता सकते हो कि इसमें एनर्जी कम होगी, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा सेल है तो इसके आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन्स जितने न्यूक्लियस से दूर होंगे उतने ही ज़्यादा इसमें एनर्जी प्रेजेंट होगी। ठीक। अब आते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड रिएक्टिविटी। द केमिकल पर्सनैलिटी ऑफ एन एटम इज डिफाइंड बाय इट्स आउटर मोस्ट सेल नोन एज द वैलेंस सेल। वही बात है कि एक केमिकल की पर्सनैलिटी वो इस पर डिसाइड करती है कि वो न्यूक्लियस के साइड में ये इलेक्ट्रॉन्स का जो सेल था उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये डिसाइड करेंगे भाई वो केमिकल का नेचर क्या है। आपने देखा कि हाइड्रोजन में आउटर सेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन था, तो वो हाइड्रोजन था, उसका केमिकल हाइड्रोजन का था, लेकिन उसमें अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो वो तुरंत हीलियम बन गया बाबा, है कि नहीं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल, एटम्स विद द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दैट इज फ्लोरीन एंड क्लोरीन एग्जिबिट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो बोला जाए कि फ्लोरीन और क्लोरीन जो होते हैं, इन ये जो ऐसे एटम होते हैं जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दोनों सेम ही होते हैं। तो फ्लोरीन क्लोरीन एक अपना जो प्रॉपर्टीज है वो सिमिलरिटी, मतलब अपनी प्रॉपर्टीज एकदम सिमिलर होती है, किसके, फ्लोरीन और क्लोरीन के। क्यों? क्योंकि इनके एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम टाइप के पाए जाते हैं। तो फ्लोरीन और क्लोरीन के केमिकल नेचर क्या होता है, थोड़े केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, सिमिलर होती है। उसी तरह से इनर्ट एटम्स विथ कंप्यूटेड वैलेंस सेल्स लाइक हीलियम, नियॉन एंड आर्गन आर अनरिएक्टिव और नोबल। तो आप ध्यान से देखिए, तो कुछ आपके ये जो आप देख रहे हो हीलियम, नियॉन, आर्गन, तो हीलियम में
फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल में टोटल मैक्सिमम कितने हो सकते थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो ये किसी से मतलब नहीं रखेंगे, ये अपना कंप्लीट कर चुके हैं, सेल कंप्लीट कर चुके हैं मैक्सिमम। नियॉन की बात करेंगे तो नियॉन कि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन ये कंप्लीट कर चुका है, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन ये भी कंप्लीट कर चुका है। तो इसको किसी से मतलब नहीं है भाई, ये इनट है, ये नोबल कैसे, इसको किसी से मतलब रहता है, कौन आए क्या जाए कोई मतलब नहीं है। आर्गन में क्या होगा, आर्गन में भी वही है, यहाँ 2, ठीक, यहाँ 2, फिर 8 और फिर 8, ठीक। तो ये भी एक तरह का इनर्ट गैस है या नोबल गैस है, इसको किसी से फर्क नहीं पड़ता, ये अपने आप को सेटिस्फाई कर चुका है, ठीक। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, ठीक है, हो गया। इनर्ट एटम्स, एटम्स विथ कंप्लीटेड वैलेंस शेल्स लाइक हीलियम, नियॉन एंड आर्गन आर अनरिएक्टिव और नोबल। रिएक्टिव एटम्स, एटम्स विथ इनकम्प्लीट वैलेंस शेल्स आर केमिकली एक्टिव बिकॉज दे वांट टू इंटरेक्ट टू कंप्लीट देयर आउटर शेल। वही बात है कि अगर जो अपना कंप्लीट नहीं कर चुका है, जो अपना कंप्लीट नहीं किया है अपने सेल में, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर कंप्लीट नहीं किए हैं, जो अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पाया है, वो अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगा। वो क्या करेगा, वो अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करेगा। जो बैलेंस है उसको क्यों बैलेंस करना, उसको किसी के जिंदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, जो करना है करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि ये बैलेंस है, इनको क्या ही है, वो ऑलरेडी दे आर सेटिस्फाइड, वो खुश है अपने जिंदगी में, ठीक। लेकिन बाकी समय भाई यार थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन आ जाती मजा आ जाओ, ठीक है, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन चला जाता मजा आ जाओ, ठीक है। बेचारे लोग सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, कार्बन सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, नाइट्रोजन सेटिस्फाई नहीं कर रहे, इन लोगों को तलब है यार कोई तो मिल जाए, कोई तो मिल जाए यार, एक बार तो मिल जाए, तलब है कि भाई कोई तो मिल जाए, ठीक। तो ये क्या है कि बैलेंस नहीं है, तो ये अपने को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। जब ये बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो दूसरे एटम्स के इलेक्ट्रॉन को अपने आउटर वैलेंस सेल में लेंगे और उसको सेटिस्फाई करने का कोशिश करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। वही बात है कि इनकम्प्लीट वैलेंस सेल्स आर केमिकली एक्टिव बिकॉज दे वांट टू इंटरेक्ट टू कंप्लीट देयर आउटर सेल। तो आउटर सेल से वो क्या करेंगे, इंटरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन देखिए, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक, सेल फर्स्ट में एक ही होते हैं, तो भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, एक ही, उसको एक और चाहिए था, एक और मिल जाता तो वो सेटिस्फाई होता। उसी तरह हीलियम देख लो, हीलियम के पास 2 है, दोनों फुल है और इसको जितना चाहिए था उतना मिल गया, तो ये अपने आप को सेटिस्फाई कर चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये इनर्ट हो गया। लिथियम, इसके पास 3, टोटल इलेक्ट्रॉन्स 3 होते हैं, फर्स्ट सेल में 2 होता है, लेकिन सेल 2 में 1 होता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1, लेकिन इसको और कितना चाहिए, 7 चाहिए रे बाबा। बट ये 7 किधर से लेगा, या तो 7 कहीं से ले ले और नहीं तो एक किसी को दे दे, कुछ भी हो सकता है, तभी तक सेटिस्फाई होगा। नियॉन 10 है, 2, 8, ये फुल है, ठीक, तो ये भी इनर्ट है। आर्गन भी वही होता है, ठीक, ये भी फुल है, तो इसको किसी से मतलब बिल्कुल नहीं है। अब आते हैं एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल वही है भाई कि 90s 100s के ज़माने में सोलर सिस्टम को देख के, भाई सोलर सिस्टम आपने देखा, पहले तो मानते ही नहीं थे कि भाई पृथ्वी ही सूर्य का चक्कर लगा रही है, लोग तो ये मानते थे पृथ्वी सेंटर में है और बाकी दुनिया चक्कर लगा रही है, ठीक। तो ध्यान से देखिए, होता क्या है कि पहले ज़माने में एटॉमिक मॉडल लगाया तो लोगों ने ऐसा विश्वास किया कि भाई जैसे सोलर सिस्टम है ना, जैसे सन बीच में है, बाकी सब चक्कर लगा रहे हैं प्लैनेट्स, उसी तरह आपके मॉडल्स इलेक्ट्रॉन्स भी वैसे ही हैं, बीच में न्यूक्लियस और बाकी इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे हैं। सो 2D डायग्राम आर यूज टू कन्वीनियंस बट रिप्रेजेंट एवरेज डिस्टेंस नॉट फिक्स्ड पार्ट। तो 2D डायग्राम जब हम बनाते हैं, जब हम पेन पेपर पे डायग्राम बनाते हैं तो वो कन्वीनियंस के लिए ठीक रहता है, बट वो एग्जैक्ट पोजीशन हमें नहीं बता सकता कि भाई क्या है, किधर रहता है। कोई इलेक्ट्रॉन्स को एग्जैक्ट पोजीशन देखना बहुत मुश्किल है, उसको ड्रॉ करना भी बहुत मुश्किल है। सो द रियलिटी ऑफ एटम्स आर 3D, एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन लोकेशंस आर इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन। तो इसका एग्जैक्ट लोकेशन देखने आपको 3D डायग्राम यूज करना पड़ेगा, लेकिन 3D में भी आप एग्जैक्ट लोकेशन आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल वाली चीज़ है। अब ऑर्बिटल्स को समझते हैं। तो 3D स्पेस वेयर एन इलेक्ट्रॉन इज फाउंड 90% ऑफ द टाइम। तो भाई 3D स्पेस में क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 90% ऑफ द टाइम के आसपास प्रेजेंट रहते हैं, मतलब 90% के आसपास 3D स्पेस में देखा गया कि इलेक्ट्रॉन्स 90% टाइम यही प्रेजेंट रहते हैं, स्पेस में प्रेजेंट रहते हैं। ऑर्बिटल्स आर द फंक्शनल कंपोनेंट्स दैट मेक अप एन इलेक्ट्रॉन शेल्स। और जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक तरह के फंक्शनल कंपोनेंट्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन के सेल को बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक। उसी तरह शेप्स में अगर बात करेंगे तो ये जैसे फर्स्ट सेल है, अब ऐसे तो दिखेगा नहीं, ऐसे जाके इलेक्ट्रॉन सब चेक करोगे, माइक्रोस्कोप भी काम नहीं आएगा, ठीक है, नहीं काम आता है। इलेक्ट्रॉन्स को कैसे देखो, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, इतना बड़ा माइक्रोस्कोप पता नहीं है भी कि नहीं इलेक्ट्रॉन्स को देखने वाला, ठीक। अब ये जो फर्स्ट सेल है उसको जब देखा गया, ठीक है, तो एक तो भाई इधर क्या इलेक्ट्रॉन है, कैसे पता चल रहा है, पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है, ऐसे तो शैडो टाइप का आता है। तो ये हो गया फर्स्ट s ऑर्बिटल। जब इसको 2s ऑर्बिटल करते हैं तो आप ध्यान से देखिए, ये थोड़ा और लार्जर है।
अब इसके आगे 3 2p ऑर्बिटल्स है, तो ये थोड़ा डम्बल शेप देखने को मिलता है, ये सेकंड सेल है। तो सेकंड सेल में क्या होता है 2s ऑर्बिटल प्लस 3 2p ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं XYZ 3D डायग्राम में। तो s ऑर्बिटल्स कैसे आपको दिख रहा है, ये आपको स्फेरिकल दिख रहे हैं, जबकि p ऑर्बिटल्स होता है वो डम्बल शेप देखने को मिलता है। 3 पर सेल स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकंड सेल से स्टार्ट होती है, बाकी 3 सेल प्रेजेंट रहते हैं। अब सेल की कैपेसिटी वही रूल्स है कि फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, सेकंड सेल में मैक्सिमम सेकंड सेल 4 ऑर्बिटल्स 1 2 एंड 3 2p's। एनर्जी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम सेल हैव नियरली इक्वल एनर्जी बट ऑक्यूपाई डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ स्पेस। तो एनर्जी की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम सेल हैव नियरली इक्वल एनर्जी बट ऑक्यूपाई डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ शेप्स। तो एनर्जी नियरली इक्वल होती है बट इनके शेप्स और वॉल्यूम क्या होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। अब केमिकल रिएक्टिविटी की बात करें तो वैलेंस सेल क्या होते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेल होते हैं। फिर रिएक्टिविटी कैसे होगी, तो प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जो ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे उसी के कारण क्या होगा, केमिकल रिएक्शन हो गया, वो केमिकल रिएक्टिविटी में आगे बढ़ेगा। ठीक, केमिकल इंटरेक्शन की बात करें तो एटम्स बॉन्ड एंड इंटरेक्ट स्पेसिफिकली टू फिल कंप्लीट देयर वैलेंस शेल्स यूजिंग दीज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो केमिकल इंटरेक्शन कैसे करेगा, तो एटम्स अपने आप को बॉन्ड करने के लिए, क्यों, क्योंकि हमको भाई सेटिस्फाई होना है। तो हमको अगर सेटिस्फाई होना है तो एटम्स क्या करेगा, दूसरे एटम से संपर्क करेगा और क्या करेगा, बॉन्डिंग बनाएगा, इंटरेक्ट करेगा और क्या करेगा, बोलेगा एक काम करो भाई ये दुनिया बहुत बेकार है, हम दोनों मिल करके अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं। ठीक है, तो दे विल कंप्लीट देयर वैलेंस शेल्स यूजिंग दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को, जैसे मान लो मेरे पास 4 है, ठीक है, किसी के पास मतलब किसी के पास 5 है, तो उसको भी मान लो थोड़ा कम हो रहा है, ठीक, तो वो 2 दे दे, ठीक है, 5 है किसी के पास 4 है, तो क्या कर सकता है वो तुमसे ले ले। मान लो 4 मैक्सिमम पोटेंशियल है, मान लो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आउटर सेल का मान लो 4 है, तो क्या करे, किसी के पास 5 है और मतलब किसी के पास 6 और किसी के पास 4 है, तो क्या करेगा वो एक इसको दे देगा, तो इसका भी 5 हो गया, उसका भी 5 हो गया। ठीक है, तो मान लो किसी का इलेक्ट्रॉन सेल में आउटर में 8 है 7 है और किसी में क्या है 3 है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो 8 हो जाएगा, वो 2 कंप्लीट कर लेगा, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, बॉन्डिंग बना के सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड आते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, ए केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ ए पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स। तो 2 एटम्स के बीच में जब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब शेयर होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, तो वो जिस तरह का बॉन्ड बनाते हैं उसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। मॉलिक्यूल्स जैसे 2 और मोर एटम्स हेल्ड टुगेदर बाय कोवलेंट बॉन्ड, तो 2 या 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से क्या होते हैं, बॉन्डिंग बनाते हैं। बॉन्डिंग कैपेसिटी, द नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स एन एटम कैन फॉर्म यूजुअली इक्वलिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नीडेड टू फिल इट्स आउटर मोस्ट शेल। सो हाइड्रोजन का जैसे बैलेंस क्या हो गया, 1 हो गया, ऑक्सीजन का बैलेंस 2 हो गया, नाइट्रोजन का बैलेंस 3 हो गया, कार्बन का 4 और फास्फोरस का 3 और 5 हो सकता है। तो यहां से देखिए जैसे कि हाइड्रोजन है H2, तो हाइड्रोजन के आउटर शेल में कितने थे, एक एटम में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 एटम होगा, ठीक, तो इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन, बट इस हाइड्रोजन को 2 मिल जाता तो मजे ही मजे, इस हाइड्रोजन को भी 2 मिल जाता मजे ही मजे, बट ये बेचारे एक दूसरे से लेंगे नहीं, ये क्या करेंगे, इधर हम मिल जाएंगे, बोलेंगे काम करो तुम भी यहाँ रहो मैं भी यहाँ रहता हूँ, दोनों मस्त चिल करेंगे, ये बॉन्डिंग बना दी है। ठीक है, तो ये क्या बन गए, मॉलिक्यूल्स। ठीक, तो 2 प्रेजेंट रहेंगे तो इसमें क्या बनेंगे, सिंगल बॉन्ड बनते हैं। उसी तरह ऑक्सीजन को आप ध्यान से देखो, ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन एटम्स शेयर 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो मान लो कितना है, ये एटम है 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक, अब ये तो 1 2 3 देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके आउटर सेल में कितने मैक्सिमम होने चाहिए थे, 8 होने चाहिए थे, बट उतने है नहीं। तब इसके भी आउटर में कितना चाहिए, 8 होने चाहिए, बट है नहीं। तो ये क्या करेंगे, अपना 2 इलेक्ट्रॉन इधर चलाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ये लाएगा और दोनों बीच में मिल करके ये कंप्लीट करेंगे, अपना वैलेंसी कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो इसमें कितने डबल बॉन्ड होते हैं। उसी तरह वाटर को देखिए, तो वाटर का ये H2O मॉलिक्यूल, वाटर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन क्या रहेगा, तो हाइड्रोजन को कितने चाहिए, 2 चाहिए कंप्लीट करने के लिए, तो ये ऑक्सीजन से 2 इधर लेगा। ठीक, ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन को पूरा अलग कर देगा, उसी के साथ बॉन्डिंग बनाएगा, तो एक बॉन्ड बनाया, एक और बॉन्ड बनाया, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन इधर यूज किया। ठीक, तो ये 2 हो गया, इसको कंप्लीट, ये 2 हो गया कंप्लीट, और फिर ये भी 8 अपने आप को कंप्लीट कर चुका है।
ठीक। सो 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम आर ज्वाइंड बाय सिंगल बॉन्ड्स फॉर्मिंग ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। उसी तरह आप मीथेन को देखिए, तो मीथेन में कार्बन कितने देखो, इसमें भी 2 कंप्लीट हो गया हाइड्रोजन का, इधर भी हाइड्रोजन 2 2 2, अब इसको कंप्लीट कितने होने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मस्त मस्त ये चिल मार रहे हैं अपने आप को, इधर भी इनका कंप्लीट हो गया, इधर इनका भी कंप्लीट हो गया, ठीक। सो 4 हाइड्रोजन एटम्स कैन सेटिस्फाई द वैलेंस ऑफ 1 कार्बन एटम फॉर्मिंग मीथेन, ठीक। अब टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो सिंगल बॉन्ड जो आपने देखा H2 का, डबल बॉन्ड आपने देखा ऑक्सीजन का, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड इक्वली बिटवीन एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट होते हैं, एटम्स एक दूसरे से क्या होते हैं, सिमिलरली सेम अमाउंट क्या करते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या शेयर करते हैं। पोलर कोवलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड अनइक्वली बिकॉज वन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द अदर। अब इसमें अपने आप को बोलता है कि अरे हम सवा शेर है भाई, हम बहुत बड़े सवा शेर है, हम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या होता है कभी कभी वो ज़्यादा अपने आप को क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है। सो इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड अनइक्वली बिकॉज वन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द अदर। तो अपने आप को बोलेगा हम सबसे बड़ा तेज है, हम सबसे पहले करेगा, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अपने आप की तरफ खींच लेता है या अट्रैक्ट कर पाता है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड पोलैरिटी को समझते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एटम्स अट्रैक्शन फॉर द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ए बॉन्ड। तो एटम्स की अट्रैक्शन होती है जो कि बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की जो शेयरिंग होती है जिसके कारण उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते हैं। सो एन एटम्स अट्रैक्शन फॉर द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन ए बॉन्ड। तो एक एटम्स के अंदर जो अट्रैक्शन हो रही है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन शेयर किए गए हैं बॉन्ड्स में, वही क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। अब पोलैरिटी इन वाटर की बात करें तो ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड पुल्स शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट्स न्यूक्लियस। अब जो ऑक्सीजन है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अब वो क्या करता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अपने न्यूक्लियस की तरफ खींच लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है, खींच लेता है, पुल आउट कर लेता है, क्योंकि वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपने आप को महान समझता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपने न्यूक्लियस की तरफ क्या कर पाता है, पुल कर पाता है। सो ऑक्सीजन कैरीज ए पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है, अब वो ज़्यादा ले लिया तो अपने आप को क्या करता है, एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज वो कैरी करके चलता है, डेल्टा माइनस। और हाइड्रोजन क्या होगा भाई, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन से कुछ ज़्यादा ही एटम से इलेक्ट्रॉन पुल आउट करने की कोशिश की है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। उसी तरह नॉन पोलर कंपैरिजन। सो मीथेन जो है CH4 इज रिलेटिवली नॉन पोलर बिकॉज कार्बन हाइड्रोजन हैव सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो कार्बन और जो हाइड्रोजन है इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, एग्जैक्टली सिमिलर है, तो ये नॉन पोलर कंपैरिजन, मतलब ये नॉन पोलर होते हैं। अब आते हैं आयन का फॉर्मेशन। सो व्हेन टू एटम्स आर सो अनइक्वल in the attraction for valence electrons that the more electronegative atom strip an electron completely away from this partner। तो इन दोनों में क्या होता है कि जब दो एटम इतने ज़्यादा अनइक्वल होते हैं, इतने ज़्यादा अनइक्वल होते हैं अपने अट्रैक्शन को लेकर, that the more electronegative atom strips an electron completely away from its partner। तो इतने ज़्यादा मतलब अनइक्वल होते हैं कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा ही दूर हो जाएगा, ठीक है। इसमें आते हैं सबसे पहले कैटायन और आते हैं एनायन। सो अ पॉजिटिवली चार्ज आयन, ठीक है, फॉर्म व्हेन एटम लूज इलेक्ट्रॉन्स। तो एक पॉजिटिवली चार्ज आयन क्रिएट होगा कब, जब एटम लूज करेगा, ठीक है। उसी तरह एक निगेटिवली चार्ज आयन आएगा जिसको बोलते हैं एनायन, वो तब फॉर्म होगा जब एटम इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, ठीक है। वो इतने अनइक्वल होते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेंगे, शेयरिंग नहीं होती है, ठीक है। दैट द मोर इलेक्ट्रॉनिक एटम स्ट्रिप्स एन इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली अवे फ्रॉम इट्स partner। So a positively charged ion formed when atom loses electrons, a negatively charged ion formed when atom gains electrons। अब आते हैं the ionic bond। So the attraction between oppositely charged cations and anions, the transfer of an electron is not the bond itself, the bond is the resulting electrical attraction between the two ions। तो ट्रांसफर जो इलेक्ट्रॉन का करते हैं वो बॉन्ड्स के द्वारा नहीं होता है, ये आयंस के द्वारा होते हैं, ठीक है। वो इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन के द्वारा हो रहते हैं, दो आयंस के बीच में इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन के द्वारा यहाँ बॉन्डिंग बनती है। जैसे कि सोडियम क्लोराइड, आप जो नमक खाते हो वो सोडियम क्लोराइड, उसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है एंड इट लूजेस दिस इलेक्ट्रॉन टू बिकम सोडियम आयन। और ये क्या करता है, अपना एक आयन होता है वो लूज कर देता है ताकि आपको सोडियम आयन बन पाए। उसी तरह क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, इट गेन्स 1 टू बिकम क्लोराइड आयन। तो ध्यान से देखिए, यहाँ सोडियम है, इसके पास आउटर वैलेंस पे एक प्रेजेंट है, तो वो अपना लूज करके क्लोरीन को भेज देगा, ठीक, समझ रहे हो। तो इससे क्या होगा कि
इधर क्या हो जाएगा, सोडियम प्लस बन जाएगा और इधर क्लोरीन माइनस बन जाएगा और इससे क्या करेंगे, ये मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करेंगे। उसी तरह मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा और क्लोरीन क्या करेगा, 2 क्लोराइड एनायंस को गेन करता है। ठीक है, इस तरह ये कंपाउंड हमारे क्रिएट होते हैं MgCl2। अब आते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट। द आयनिक बॉन्ड्स आर इंक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग, रिक्वायर्स मैकेनिकल फोर्स लाइक ए हैमर टू ब्रेक। आयनिक बॉन्ड इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि आपको बहुत समझो थॉर का हथौड़ा चाहिए तोड़ने के लिए। ठीक है, सो आयनिक बॉन्ड्स बिकम मच वीकर बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट विथ एंड शील्ड द आयंस। अब आयनिक बॉन्ड्स तभी कमजोर हो सकते हैं जब ये वाटर से इंटरेक्ट करते हैं। वाटर से जब इंटरेक्ट करेंगे सो विथ एंड शील्ड द आयंस कॉजिंग देम टू डिसोसिएट। जब वाटर से इंटरेक्ट करेंगे तो वो क्या होंगे, डिसोसिएट होंगे। तो सोडियम क्लोरीन सब अलग हो जाएंगे। भले वो बहुत डिफिकल्ट होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होते हैं, बट जैसे वाटर आएगा ये डिसोसिएट हो जाएंगे, अलग थलग हो जाएंगे। ठीक, सो इसीलिए मैनी ड्रग्स आर प्रिपेयर्ड एज साल्ट्स सो दे रिमेन स्टेबल वाइल ड्राई बट डिजोल्व इजली इन बॉडी। तो इसीलिए बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी होती है जो कि क्योंकि दवाइयाँ आपको बनानी है, दवाइयाँ तो पेशेंट लेगा और वो अपने बॉडी में लेगा और जब बॉडी में ले जाएगा तो वो फ्लूइड की तरह काम करेगा। तो जितनी भी दवाइयाँ होती है मेडिकल शॉप्स में वो बनाई जाती है ड्राई, तो उसको साल्ट के फॉर्म में बनाया जाता है ताकि वो ड्राई रहे। लेकिन जब इंसान वो खाएगा तब वो क्या होगा, अंदर फ्लूइड हो जाएगा, तो इसीलिए वो आराम से डिसोसिएट हो जाती है। इसीलिए जितनी भी दवाइयाँ होती है वो सॉल्ट के फॉर्म में बनाई जाती है कि कोई स्टेबल भी रहता है, हार्ड भी होता है, तुरंत रिएक्टिव भी नहीं कर सकता है। जब उसको अपने बॉडी में डालते हैं तो आराम से डिजॉल्व हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है और पूरे हमारे बॉडी में केमिकल्स फैल जाता है। वीक बॉन्ड्स की बात करेंगे तो कोवलेंट बॉन्ड के बाद वाइल कोवलेंट बॉन्ड्स प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग बैकबोन ऑफ मॉलिक्यूल्स, वीक इंटरेक्शन हेल्प लार्ज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो कोवलेंट बॉन्ड ऑलरेडी क्या करेंगे कि स्ट्रॉन्ग बैकबोन मॉलिक्यूल्स का प्रिपेयर करते हैं। उसी तरह हमारे वीक जो बॉन्ड होते हैं वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स और डीएनए के 3D स्ट्रक्चर को शेप को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसको बोलते हैं वीक बॉन्ड्स। इसके अंदर भी आते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, वाटर बॉन्ड इंटरेक्शन, समझते हैं उसको। सो वीक बॉन्ड्स अलाउ फॉर टेम्पोररी एडहेशन। दिस रिवर्सिबिलिटी इज वाइटल फॉर सेलुलर प्रोसेस वेयर मॉलिक्यूल्स मस्ट मीट, सिग्नल और रिएक्ट एंड देन सेपरेट। तो ये एक टेम्पोररी चिपका हुआ है, मतलब समझो कि क्या होता है कि ये एक केमिकल है, इसके साथ आएगा बॉन्ड लगेगा, ये टेम्पोररी प्रेजेंट रहेगा, शेप को मेंटेन करेगा। क्या करेगा, शेप को मेंटेन करेगा। और वो क्या करेगा, जब सेलुलर प्रोसेस इसका हो जाएगा, जब एक बार इसका प्रोसेस हो जाएगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो इसीलिए लिखा हुआ है दिस रिवर्सिबिलिटी इज वाइटल फॉर सेलुलर प्रोसेस वेयर मॉलिक्यूल्स मस्ट मीट, सिग्नल और रिएक्ट एंड देन सेपरेट। ये एंजाइम्स मॉलिक्यूल्स आपने जो देखा होगा, सबसेट समझते हैं, सबसेट होता है, रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो सबसेट क्या होता है, केमिकल होता है, सबसेट आके फिट होता है। ठीक है, सबसेट आके फिट होता है, फिट होने के बाद क्या होगा, लॉक एंड की जैसा फिट हो जाएगा, फिर वो प्रोडक्ट बनाएगा और फिर से डिसोसिएट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ये वीक बॉन्ड्स होते हैं। सो दीज इंटरेक्शंस कंट्रीब्यूट द कॉम्प्लेक्स इमर्जेंट प्रॉपर्टीज दैट कैरेक्टराइज लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इसी कैरेक्टर के कारण ही मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, उनके अंदर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है या केमिकल का फॉर्मेशन होता है। ठीक, सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, ए नॉन कोवलेंट अट्रैक्शन बिटवीन अ हाइड्रोजन एटम जो कि ऑलरेडी कोवलेंटली बॉन्डेड टू एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड अनदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स नियर बाई। ठीक, सो बिकॉज हाइड्रोजन इज कोवलेंटली बॉन्डेड टू एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इट कैरीज ए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो हाइड्रोजन क्या होता है कि ऑलरेडी, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक, वो क्या करता है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को कुछ ज़्यादा ही अपने पास पुल आउट कर लेता है, ऑक्सीजन अपने के पास कुछ ज़्यादा ही उसको पुल आउट कर पाता, पुल करके रखा रहता है। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन पे आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, डेल्टा प्लस। सो मेकिंग इट अट्रैक्टिव टू अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स विथ ए पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेल्टा, जो कि क्या करेगा, दूसरे पार्शियल नेगेटिव जैसे ऑक्सीजन हो गया पार्शियल नेगेटिव, उससे क्या होगा, अट्रैक्ट होता है। जैसे वाटर H2O, हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन द स्लाइटली पॉजिटिव हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड द स्लाइटली नेगेटिव ऑक्सीजन ऑफ अनदर। तो H2O का जब फॉर्मेशन होती है तो वो क्या करता है, हाइड्रोजन क्या है भाई, डेल्टा प्लस, ऑक्सीजन क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो दोनों आराम से क्या करते हैं, अपना केमिकल का फॉर्मेशन कर पाते हैं। वान डेर वाल इंटरेक्शन। सो वीक अट्रैक्शंस दैट ऑकर व्हेन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज टुगेदर। तो वीक अट्रैक्शन ये तब होता है जब एटम्स और मॉलिक्यूल्स कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ जाते हैं। सो इलेक्ट्रॉन्स आर इन कांस्टेंट मोशन एंड आर नॉट ऑलवेज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो कांस्टेंट मोशन में नहीं होता है, वो ऑलवेज हमेशा
सिमेट्रिकल बराबर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रहता है। सो एट एनी इंस्टेंट दे में एक्यूमुलेट इन वन पार्ट ऑफ ए मॉलिक्यूल क्रिएटिंग एवर चेंजिंग हॉटस्पॉट ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चेंज। तो एट एनी इंस्टेंट एट ए टाइम क्या होता है कि ये क्या करते हैं, एक्यूमुलेट होते हैं एक मॉलिक्यूल के पार्ट में, एक पार्ट में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक्यूमुलेट होते हैं और वो एक हॉटस्पॉट बना देते हैं पॉजिटिव निगेटिव चार्ज का। ठीक है, जैसे ये गेको चढ़ रहा है, समझते हैं। While individually very weak, these interactions can be powerful when many occur simultaneously। ठीक है, इसी कारण क्या होता है कि गेको क्या कर पाता है, घूम पाता है या वॉकिंग कर पाता है। वो किस लिए, क्योंकि इंडिविजुअली जब करेगा तो ये वीक होगा, लेकिन जब वो एक्यूमुलेट एक साथ करेगा तो बहुत ही अपने आप को क्या करेगा, चेंजिंग हो जाएगा, उसके मॉलिक्यूल्स में कुछ चेंजेस हो जाएंगे और वो एक अलग तरह का पावरफुल क्या करेगा, एक इंटरेक्शन शो करेगा, एक पावरफुल इंटरेक्शन शो करेगा। कहने का मतलब क्या होगा कि एक मॉलिक्यूल होगा, जब ये इकट्ठा होंगे तो भाई पावरफुल चेंजिंग देखने को मिलेगी। ये जब इंडिविजुअल होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जब ये चढ़ता है तो एक्यूमुलेशन होती है, तो एक्यूमुलेशन जब होगी तो ये पावरफुल चेंजिंग होगी, तो ये आराम से उस पर चिपक जाएगा। जब ये उठता है तब उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, इसी कारण गेको वॉक कर पाता है। अब आते हैं मॉलिक्यूलर शेप और फंक्शन से कैसे रेगुलेट करता है। तो फिर से आते हैं मॉलिक्यूलर शेप्स एंड फंक्शंस। सो अ मॉलिक्यूल हैज ए कैरेक्टरिस्टिक साइज एंड शेप विच आर की टू इट फंक्शन इन द लिविंग सेल। तो किसी भी मॉलिक्यूल का साइज और शेप ये डिसाइड करता है कि लिविंग सेल में उसका केमिकल नेचर क्या होने वाला है। ए मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ टू एटम्स सच एज H2 और O2, अगर हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की दो एटम जब मिलते हैं तो वो एक छोटी सी मॉलिक्यूल बनाते हैं। उनका जो शेप होता है जनरली क्या होता है, लीनियर होता है। बट मोस्ट मॉलिक्यूल्स विथ मोर देन 2 एटम्स हैव मोर कॉम्प्लिकेटेड शेप्स। बट एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब एक से ज्यादा एटम्स जब आपके जुड़े रहते हैं तो वो एक और एडवांस और कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते जाते हैं। जैसे C6H12O6, तो इसमें बहुत ज्यादा एटम्स लगे हुए हैं तो इसके मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर थोड़े कॉम्प्लेक्स होंगे। These shapes are determined by the positions of the atoms orbitals। इनके कारण क्या होता है कि एक ज्योमेट्री, एक शेप का फॉर्मेशन होता है और ये जो ज्योमेट्री और शेप है वो कौन डिसाइड करता है, वो आपके एटम्स के ऑर्बिटल्स के पोजीशंस डिसाइड करते हैं कि कौन सा शेप का फॉर्मेशन उस मॉलिक्यूल का होने वाला है। सो व्हेन एन एटम्स फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड्स द ऑर्बिटल इन इट्स वैलेंस शेल अंडरगो रीअरेंजमेंट। तो जब एक एटम कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है तो इसके जो ऑर्बिटल्स के वैलेंस शेल हैं वो रीअरेंजमेंट में जाते हैं, वो डिफरेंट शेप्स का फॉर्मेशन कर पाते हैं, वो अपने आप को अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, hybridization process। So in atoms with valence electrons in both s orbital and p orbitals, the single s orbital and 3 p orbitals combine to form 4 new hybrid orbitals। जैसे आप ध्यान से देखिए, ये एक s ऑर्बिटल था, किस शेप का था, स्फेरिकल था। ठीक, उसके बाद बाकी ये जो डम्बल शेप है ये क्या है, 3p ऑर्बिटल्स है, x y z। तो s शेप, s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल्स ये चारों मिल करके आपके 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिसका शेप आपका टेट्राहेड्रॉन शेप का दिखता है। सो द सिंगल s and 3p ऑर्बिटल्स ऑफ ए वैलेंस शेल इन्वॉल्व इन कोवलेंट बॉन्डिंग कंबाइन टू फॉर्म 4 टीयर ड्रॉप शेप हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो इस तरह मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड की फॉर्मेशन के कारण क्या होती है, इसमें ऑर्बिटल्स के रीअरेंजमेंट होते हैं और उसके कारण एक हमें डेफिनेट शेप देखने को मिलता है। ठीक, सो मॉलिक्यूलर शेप मॉडल्स, जैसे आप ध्यान से देखिए, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ये दोनों कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, जहां हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, जहां ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये पार्शियली पॉजिटिव होता है हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या होते हैं कि इसके दोनों बीच में 104.5 डिग्री का एक क्या करते हैं, एंगल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, तो ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं मीथेन के बारे में। सो द सेंट्रल कार्बन एटम्स, ध्यान से देखिए, यहाँ जब मीथेन के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो कार्बन सेंट्रल में रहेगा और हाइड्रोजन चारों बगल एक बॉन्ड का फॉर्मेशन किया रहता है। सो द सेंट्रल कार्बन एटम्स शेयर ऑल 4 ऑफ इट्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विथ 4 हाइड्रोजन एटम्स। द कार्बन न्यूक्लियस सिट्स एट द सेंटर while the covalent bonds radiate to the hydrogen nuclei at the corners। तो कार्बन जो होता है वो सेंटर में होता है, जबकि आपके हाइड्रोजन ऐसे ऐसे रेडिएशन की मतलब फैले, रेडिएट करते हैं। मतलब रेडिएशन का मतलब कि चारों बगल जो फैले रहते हैं, जो एक साइड है चारों बगल ऐसे फैले रहते हैं, उसको रेडिएट बोलते हैं। तो ये चारों बगल ऐसे रेडिएट की तरह फॉर्म हुआ है, तो मीथेन का ये स्ट्रक्चर हुआ। दिस रिजल्ट्स इन अ परफेक्टली सिमेट्रिकल टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल। ठीक, उसी तरह वाटर की मॉलिक्यूल की बात करें तो ये वी शेप की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, बेंट ज्योमेट्री इनकी होती है। सो ऑक्सीजन आल्सो हैज 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बट दे आर यूज्ड डिफरेंटली देन इन मीथेन। बट मीथेन से थोड़े अलग होते हैं। वहां भी आपके क्या थे,
वहाँ भी आपके 4 ऑर्बिटल्स थे और यहाँ भी आपके 4 ऑर्बिटल्स ही है, बट यहाँ थोड़ा डिफरेंट कंडीशन होता है, मीथेन से थोड़ा अलग हो जाता है। कैसे? तो 2 शेयर्ड ऑर्बिटल्स फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड्स विथ 2 हाइड्रोजन एटम। तो ये जो दोनों है, ये दोनों हाइड्रोजन है, ये तो भाई कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किए, ये दोनों कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किए, दोनों के दोनों s ऑर्बिटल्स है। ठीक, 2 लोन पेयर्स, 2 ऑर्बिटल्स आर ऑक्युपाइड बाय अनबाउंडेड लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बाकी ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स आप देख रहे हैं, 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या होते हैं? अनबाउंडेड पेयर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, और ये क्या करते हैं? सब मिल करके एक शेप का फॉर्मेशन करते हैं। बॉन्ड एंगल की बात करें तो द रिपल्सन बिटवीन ऑर्बिटल्स रिजल्ट्स इन ए स्पेसिफिक एंगल ऑफ 104.5 डिग्री बिटवीन द 2 कोवलेंट बॉन्ड्स। तो इसी के कारण क्या होता है? इन दोनों का रिपल्सन के कारण क्या होता है? इस लोन पेयर्स के रिपल्सन के कारण क्या होता है? इन दोनों के बीच में 104.5 डिग्री का एंगल का फॉर्मेशन होता है। So carbon structural motif. So large biological molecules, proteins, lipids, carbohydrates consist of many carbon atoms leading to highly complex overall shapes. तो biological molecules की बात करें तो हमारे living matter, हमारे living body में लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन्स हो गए, लिपिड्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट्स हो गए, ये सब के सब क्या है? आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है। जब ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है तो इनमें हाईली कॉम्प्लेक्स ज़्यादा से ज़्यादा एटम्स आपका कार्बन का देखने में मिलता है। कार्बन बार बार रिपीट होता है। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर है जो कि आपके क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, और यही रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ के लिए? लाइट रिएक्शन के लिए। उसके बाद क्लोरोफिल ए के कारण ही पत्तियाँ जो लीव्स होते हैं वो ग्रीन कलर की होती है। तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, बीच में मैग्नीशियम होता है और चारों बगल पायरोल रिंग नाइट्रोजन का बना रहता है, तो ये इसको बोलते हैं पोलर हेड, और ये जो होता है इसको बोलते हैं फाइटोल टेल। तो ये कार्बन कार्बन की रिपीटिंग यूनिट होती है जो कि पूरे प्रोसेस पे फॉलो करते रहती है। इसी तरह पूरा का पूरा ये क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जो कि भी एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। सो डिस्पाइट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द होल मॉलिक्यूल, अ कार्बन एटम बॉन्डेड टू 4 अदर एटम्स कंसिस्टेंटली मेंटेन इट्स टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो इसके बावजूद भी इतना रिपीटिंग यूनिट्स बनाएगा, बट फिर भी कार्बन अपनी जो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है या जो कंसिस्टेंसी होती है कि 4 बॉन्ड बनाएगा ही बनाएगा, तो कार्बन क्या करता है? सबके साथ 4 मतलब सब इसकी 4 कैपेसिटी होती है कि 4 बॉन्ड बना पाएगा। तो ये क्या करता है कि पूरे अपने कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए ये क्या करता है? बहुत सारे बॉन्ड का फॉर्मेशन करते चलता है। So this tetrahedral building block is a fundamental repeating unit in the architecture of organic chemistry and living matter। और यही जो बार बार रिपीटिंग हो रही है कार्बन के कारण जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, यही आपके पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और लिविंग मैटर के स्ट्रक्चर और उसके आर्किटेक्चर को डिफाइन करता है। सो द क्रूशल रेल ऑफ शेप, जैसे कि ये मान लीजिए कोई केमिकल है, ये एक्टिव साइट था और ये सबस्ट्रेट आया, तो सबस्ट्रेट आएगा एक्टिव साइट पे फिट होगा, फिट होने के बाद क्या करेगा? ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। उसके बाद एक तो ये एंजाइम का फॉर्मेशन, तो हमारे बॉडी में जितने भी एंजाइम्स होते हैं वही प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करते हैं। मोस्ट केमिकल्स का फॉर्मेशन एंजाइम्स ही करते हैं। तो यहाँ क्या था? सबस्ट्रेट था, सबस्ट्रेट आके यहाँ एक्टिव साइट पे फिट होगा, तो इसका एक शेप है और ये जो सबस्ट्रेट होगा उसका एक शेप होगा। तो जो ये होते क्या है? दोनों के दोनों केमिकल, ये तो 2 मॉलिक्यूल्स आके एक दूसरे से फिट होंगे। अगर मान लो इसका शेप इसमें फिट नहीं होगा तो ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर ये केमिकल है और दूसरा सबस्ट्रेट आकर इस पर फिट हुआ, लॉक एंड की तरफ फिट हो जाएगा, उसके बाद ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, केमिकल रिएक्शंस करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। सो इन बायोलॉजी द फंक्शन ऑफ ए मॉलिक्यूल इज डिक्टेटेड बाय इट्स साइज एंड शेप। तो इसके जो फंक्शंस हैं ये हमें कैसे डिसाइड होंगे? भाई इसके साइज कैसे हैं, शेप क्या है, इससे डिटरमाइन होते हैं। ठीक, सो मॉलिक्यूल रिकॉग्नाइजेज एंड रिस्पॉन्ड टू अनदर बेस्ड ऑन दिस फिजिकल ज्योमेट्री। तो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी फिजिकल ज्योमेट्री कैसी है? अगर मान लो ये इस शेप का है और मैं इतना बड़ा कुछ इसको फिट करने की कोशिश करूं, ये फिट नहीं होगा, और ये जब फिट नहीं होगा तो कोई भी केमिकल प्रोसेस यहाँ स्टार्ट नहीं होने वाली है। लेकिन अगर इसी शेप का, साइज का, अगर इसको मैं लाकर यहाँ फिट कर दिया, तब ये केमिकल प्रोसेस स्टार्ट कर देगा, एक केमिकल का फॉर्मेशन करेगा। ठीक, सो two biological molecules will only bind to each other if their shapes are complementary, fitting together like a lock and key। तो 2 biological molecules तभी आपके बाइंड हो पाते हैं जब उनके दोनों शेप एक दूसरे से कंपैटिबल हो पाते हैं कि वो फिट हो पाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के। सो मोस्ट बायोलॉजिकल बाइंडिंग इज टेम्पोररी एंड हेल्ड टुगेदर बाय वीक इंटरेक्शंस। तो ऐसा है कि सबस्ट्रेट यहाँ आएगा,
फिर प्रोडक्ट बनाएगा, फिर वो चला जाएगा। ऐसा नहीं कि परमानेंट फिट ही हो जाता है। तो ये सब क्या होता है, वीक इंटरेक्शंस होती है और ये बार बार चीज़ें रिपीट होती रहती है। इससे पूरी बायोलॉजी की एक ऑर्गेनिज्म की जो बायोलॉजी की केमिकल्स होते हैं वो बार बार ये कंटिन्यूटी बनाए रहती है और केमिकल्स का बार बार फॉर्मेशन होता है। अगर सबसेट आके यहाँ हमेशा के लिए फिक्स होगा तो काम नहीं हो पाएगा। फिर सबसेट अपना काम करेगा, फिर निकल जाएगा, फिर सबसेट आएगा, यहाँ केमिकल बनेगा, फिर वो चला जाएगा प्रोडक्ट के बना के। तो ये बार बार चीज़ें चलती रहती है। सो मोस्ट बायोलॉजिकल binding is temporary and held together by weak interaction allowing for dynamic cellular signaling। तो सेलुलर का सिग्नल का भी काम करते हैं ये, ठीक है, या प्रोडक्ट फॉर्मेशन का भी काम करते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ आएगा और परमानेंट फिट हो गया, इसके बाद इस दोनों का कहानी खत्म। ये आएगा, सबसेट जाएगा, फिर केमिकल बनाएगा, फिर ये जाएगा, फिर सबसेट आएगा, मतलब बार बार ये चीज़ें होती है। इसको आपने बायोमोलिक्यूल्स में देखा होगा, इसको टर्न ओवर बोलते हैं। अब आते हैं मॉलिक्यूलर मिमिक्री, ओपिएट्स एंड एंडोर्फिन्स। तो हमारा नेचर कितना सोफिस्टिकेटेड है आप समझिए कि जैसे कि एग्जांपल ये मॉलिक्यूलर शेप से आइडेंटिफाई होता है। मान लो जो लोग नशा करते हैं, नशा लाइक कोकीन, मॉर्फिन, हीरोइन, ठीक है, ये सब चरस ड्रग्स, ये सब जो आदि लोग होते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या होता है, देखिए सबसे पहले किसी इंसान को कैसे पता चला होगा कि उसको नशा हुआ है, ठीक। अब होता क्या है कि हमारे बॉडी में क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी हमारे बॉडी केमिकल खुद प्रोड्यूस करता है। बहुत सारे केमिकल्स हमारा बॉडी, जैसे पेन किलर एक तो मार्केट में मिलता है, लेकिन और भी हमारे बॉडी में पेन किलर जो होता है वो खुद हमारा बॉडी फॉर्म करता है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल आप ध्यान से समझिए कि हमारे बॉडी में या हमारे एक हार्मोन पाया जाता है जिसको बोलते हैं इंडोर्फिन्स। दीज आर इंडोजिनस मॉर्फिन्स। तो समझिए मॉर्फिन जो है वो ड्रग्स है। मॉर्फिन जो ड्रग्स है वो, जैसे कि मॉर्फिन जो ड्रग्स है वो तो लोग ओपियम पोपी से, ये ओपियम पोपी का प्लांट है। अगर आपने नार्कोस वेब सीरीज देखी होगी या आपने अगर कोई मूवी देखी होगी तो चरस जहाँ डील होता है तो उसमें कुछ दिखाते हैं पोपियम ओपी क्या होता है। तो पोपियम ओपी के लैटेक्स से ड्रग्स का फॉर्मेशन होता है, मतलब मॉर्फिन का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए ये जो मॉर्फिन है, ठीक है, हमारे ब्रेन में क्या होता है कि एक तरह का इंडोजिनस मॉर्फिन होता है जिसको बोलते हैं इंडोर्फिन। सो दीज आर इंडोजिनस मॉर्फिन्स प्रोड्यूस नेचुरली बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो होता है क्या कि हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो एक तरह की केमिकल प्रोड्यूस करती है जिसका नाम होता है इंडोर्फिन्स। क्या नाम होता है? इंडोर्फिन्स। अब पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर बात करें तो आप समझेंगे कि सबसे ऊपर हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे एंटेरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कुछ हार्मोन्स आपके लिए होते हैं जैसे ऑक्सीटोसिन जो मिल्क का फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मिल्क इजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर एक होता है वैसोप्रेसिन, ठीक, एंटी डायरेटिक हार्मोन उसको बोलते हैं। उसके अलावा हमारे बॉडी में एंटेरियर पिट्यूटरी से बहुत सारे हार्मोन्स का फॉर्मेशन होता है। तो हमारा बॉडी में जो ऑलरेडी एक पेन किलर टाइप का क्या होता है, एक पेन किलर टाइप का या हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से एक नेचुरली एक केमिकल का फॉर्मेशन होता है जिसको बोलते हैं इंडोर्फिन्स। लेकिन ये जो इंडोर्फिन्स जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है ना या फॉर्मेशन होता है वो डायरेक्टली उसका शेप, उसका जो शेप है, जो ज्योमेट्रिकल शेप है वो एग्जैक्ट पोपियम ओपी से निकलते हुए मॉर्फिन की तरह होता है। बस इतना ही। और ये हमारे बॉडी को चीट करता है, हमारे ब्रेन को चीट करता है। समझते हैं कैसे? तो ये पोपियम ओपी का जो मॉर्फिन का स्ट्रक्चर है और जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से इंडोर्फिन का वो भी तो नेचुरली है, ये भी नेचुरली है। तो ये कहाँ, ये तो प्लांट से मिल रहा है पोपियम ओपी। इसके जो मॉर्फिन का केमिकल स्ट्रक्चर है और हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से जो इंडोर्फिन रिलीज होता है उसका केमिकल स्ट्रक्चर दोनों के एग्जैक्ट सिमिलर होते हैं। केमिकल्स अलग होते हैं नो डाउट, बट दोनों के शेप सिमिलर होते हैं। तो इसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से जो रिलीज होता है उसको बोलते हैं इंडोजिनस मॉर्फिन्स। सो they bind to a specific receptor in the brain to relieve pain and produce euphoria during stress or exercise। तो जब हम स्ट्रेस फील होते हैं, जब हमें स्ट्रेस होता है या जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी खुद क्या करती है कि वो इंडोजिनस मॉर्फिन पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज करती है, जिससे क्या होता है कि हमें रिलैक्स फील होता है, हमें अच्छी फील होती है या हमें अच्छा आनंद आता है। ठीक है, जब हमें स्ट्रेस और एक्सरसाइज फील होते हैं। बट बॉडी हमारा हमेशा ये इंडोजिनस मॉर्फिन रिलीज नहीं करेगा। ये तभी हो पाएगा जब आप स्ट्रेस में हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, तब जाके आपका बॉडी में ऑर्गेनिकली ये इंडोजिनस मॉर्फिन रिलीज होता है। ठीक, लेकिन ये जो पोपियम ओपी है
ये इसके अंदर भी नेचुरली मॉर्फिन होता है, बट ये एग्जैक्ट सेम केमिकल स्ट्रक्चर नहीं होता है, बट इन दोनों के केमिकल शेप होते हैं ना, वो एग्जैक्ट सिमिलर होते हैं। तो जब हमारे बॉडी में स्ट्रेस या एक्सरसाइज करते हैं, जब हमें थोड़ा पेन होता है, तो हमें रिलीफ होने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड से इंडोजिनस मॉर्फिन रिलीज होती है, जिससे हमें थोड़ी रिलैक्स फील होती है। ठीक, तो ये तो हमारा ऑर्गेनिक नेचर है जो हमारी बॉडी खुद मेंटेन करती है। अब हमने देखा कि भाई पोपियम ओपी में तो भी मॉर्फिन हुआ, तो हुआ होगा कैसे भी कि हमारे जो ब्रेन सेल्स है काम कैसे करते हैं, हमारे ब्रेन सेल्स कैसे काम करते हैं, तो ध्यान समझिए। तो ध्यान से देखिए, ये हो गया हमारा ब्रेन का सेल, ये क्या हो गया, ये हमारा ब्रेन का सेल हो गया। इस ब्रेन के सेल में क्या होते हैं, इंडोर्फिन के रिसेप्टर लगे होते हैं। तो जब हमें स्ट्रेस और एक्सरसाइज होगा तो हमारे ब्रेन सेल पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या रिलीज होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होगा इंडोजिनस मॉर्फिन। जब पिट्यूटरी ग्लैंड से इंडोजिनस मॉर्फिन होगा तो हमारे ब्रेन सेल के रिसेप्टर के पास पहुंचेगा और वो वहां फिट होगा। इसके हिसाब से ये क्या करेगा, कुछ आपका क्या करेगा, कुछ डोपामिन टाइप का हार्मोन रिलीज करेगा, जिससे बॉडी क्या होगी, रिलैक्स फील करेगी। ठीक है, तो ये तो आपका नेचुरल प्रोसेस हुआ जो हमारी बॉडी परफॉर्म करती है। लेकिन ये क्या है, नेचुरल इंडोर्फिन है। ये क्या है, नेचुरल इंडोर्फिन है, जो कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है और वो हमारे ब्रेन सेल्स पे रिसेप्टर पे जाके जुड़ता है और उसके कारण वो हार्मोन का फॉर्मेशन करेगा। उस तरह हमें स्ट्रेस से और एक्सरसाइज से या पेन से हमें रिलीफ मिलता है और हम थोड़ा आनंद भी महसूस करते हैं, यूफोरिया टाइप का फीलिंग होता है। लेकिन अब क्या हुआ, आपने तो दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, अलग है, बट दोनों के ज्योमेट्री शेप में, दोनों के शेप और साइज दोनों के सेम है। अब क्या हुआ, लोग जो है, जो कोकीन हो गया, ड्रग्स हो गया, हीरोइन हो गया, मॉर्फिन हो गया, या आपने कफ सिरप में जो कोडीन हो गया, इसको जब आप कंज्यूम करते हो, तो जब इसको आप कंज्यूम करते हो तो वो भी मॉर्फिन ही होता है। ठीक, और ये मॉर्फिन जब कंज्यूम करोगे तो होगा ये कि हमारे ब्रेन सेल्स को ये आइडेंटिफाई नहीं करेगा कि ये वाला है या ये वाला, क्योंकि हमारा ब्रेन इस चीज़ को देखेगा कि शेप तो दोनों का सेम है। तो जब कोई मॉर्फिन लेता है तो उस समय हमारा ब्रेन सेल को लगता है कि भाई हमें क्या करना है, तो भाई ये केमिकल जैसे इस पर रिसेप्टर पे आएगा वो क्या करेगा, डोपामिन रिलीज करेगा। आप ज़्यादा मॉर्फिन खाओगे, ज़्यादा डोपामिन रिलीज होगा और ज़्यादा अपने आप को मतलब भगवान ही समझ लोगे। एक समय के बाद तो लगेगा हम ही भगवान है। ठीक, तो मॉर्फिन जो होता है वो बार बार हमारे ब्रेन सेल के रिसेप्टर पे जुड़ेंगे और बार बार वो क्या करेगा, डोपामिन रिलीज करेगा और हमें बहुत आनंद आएगा। और आप ज़्यादा मॉर्फिन की कंसंट्रेशन होगे तो और ज़्यादा रिलीज होगा, और ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा और ज़्यादा रिलीज होगा। तो इससे क्या होगी कि आपकी और ज़्यादा आनंद आएगा। तो एक समय के बाद तो हो जाती है लोगों को एडिक्शन, एक समय के बाद हो जाती है लोगों को एडिक्शन। किससे, मॉर्फिन से। एडिक्शन बोला जाता है कि अगर आपने एक बार भी ड्रग्स लिया, दैट इज ऑल्सो, एक बार भी आपने ड्रग्स लिया वो भी काफ़ी होता है एडिक्शन होने के लिए। एडिक्शन को छुड़ाया जा सकता है बहुत सारे डॉक्टर्स के पास जाने के बाद या कुछ कोर्सेज कंप्लीट करने के बाद, ड्रग्स के कोर्सेज कंप्लीट करने के बाद आप उसको रेगुलर पीरियोडिक मतलब चेकअप करने के बाद ये सारी चीज़ें कंट्रोल की जा सकती है। प्रॉब्लम तब होता है जब आपकी बॉडी डिपेंडेंट हो जाती है ड्रग्स पे। उसमें अगर आपने ड्रग्स छोड़ दिया तो वो इंसान की मृत्यु हो सकती है, निश्चित मृत्यु हो सकती है। तो होता क्या है कि आप बार बार मॉर्फिन लिए, पहली बार मॉर्फिन लोगे थोड़ा मज़ा आएगा, दूसरी बार मॉर्फिन लोगे और थोड़ा मज़ा आएगा। एक समय के बाद आपका बॉडी आदी हो जाएगा, आपके ब्रेन के सेल के रिसेप्टर कमज़ोर हो जाएंगे, उसको और ज़्यादा हाई अमाउंट में कंसंट्रेशन चाहिए होगा, इस तरह आप पागल हो जाओगे। ठीक है, और ज़्यादा, और अगर ड्रग्स नहीं मिला तो उसके बाद हो सकता है तुम पागल हो जाओ, क्योंकि आपकी बॉडी एक समय पर डिपेंडेंट हो जाएगी तब कि आपकी बॉडी फंक्शन तभी करेगी जब आपको ड्रग्स मिलेगा। ठीक है, और ये होता है डिपेंडेंट ऑन द बॉडी। और उस समय अगर ड्रग्स छोड़ दिया, सबसे टफ टाइम होता है ड्रग्स छोड़ दिया तो इंसान की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये वो मॉर्फिन है जो कि पोपियम ओपी प्लांट से लैटेक्स से एक्सट्रैक्ट किया गया, उसको इंसानों ने कंज्यूम किया। कंज्यूम करने के बाद हमने अपने ब्रेन को चीट किया। ब्रेन को क्या पता, ब्रेन को तो लगेगा कि तुम तो नेचुरल इंडोजिनस मॉर्फिन आ रहा है तो उसके हिसाब से तो काम करेगा ही करेगा, लेकिन उससे क्या होगा, आपका डोपामिन ले जाएगा और आप बहुत ज़्यादा यूफोरिया फील करोगे। लेकिन एक समय के बाद क्या हो जाएगा, आपकी बॉडी पूरी डिपेंडेंट हो जाएगी और आपकी जीवन बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए ड्रग्स आज ही छोड़े, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो हॉस्पिटल में संपर्क करें। ठीक, सो morphine, heroin, these are exogenous drugs derived from opium poppy. Though not made by the body, they trigger the same biological pathway as endorphins. जबकि ये पोपियम पॉपी हमारे बॉडी में नहीं बनता है, बट वो सेम टाइप का बायोलॉजिकल प्रोसेस को ट्रिगर करता है जो हमारे बॉडी के अंदर जो बायोलॉजिकल प्रोसेस इंडोजिनस मॉर्फिन के कारण ट्रिगर हो रहा था। सो ओपिएट्स पोजेस ए 3 डायमेंशनल शेप सिमिलर टू इंडोर्फिन। क्यों, क्योंकि ये जो ओपियम के जो मॉर्फिन है उनका जो 3D स्ट्रक्चर है वो शेप नेचुरल इंडोजिनस
मॉर्फिन की तरह ही मैच करता है। सो बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रक्चरल मिमिक्री दे कैन बाइंड द ब्रेन्स इंडोर्फिन रिसेप्टर। इसी मिमिक्री के कारण क्या होता है कि ये हमारे ब्रेन सेल के रिसेप्टर पे भी जाके बाइंड कर पाते हैं और हमारे ब्रेन सेल्स को चीट कर देते हैं कि भाई करो रिलीज, क्या डोपामिन, तो डोपामिन रिलीज होगा, आप और यूफोरिया फील करोगे, एक समय के बाद मजा आएगा, उसके बाद आपकी बॉडी ही उस पर डिपेंड हो जाएगी, ब्रेन सेल्स हो जाएंगे कमजोर, उसके बाद कुछ भी करते रहो, एक समय के बाद तो हाई कंसंट्रेशन लेना पड़ेगा, उसके बाद आपकी मृत्यु भी निश्चित है। तो मॉर्फिन जो होता है वो आइसोलेटेड होता है पोपियम ओपी से। अब पोपियम ओपी में 20 एल्कोलॉइड्स केमिकल्स होते हैं, बट उसमें सबसे मेन एल्कोलॉइड्स होता है वो होता है मॉर्फिन। अब ये जो मॉर्फिन होता है ये क्या होता है, पेन किलर होता है, और इसके रिसेप्टर प्रेजेंट कहाँ रहते हैं भाई, ब्रेन सेल्स पे और गट पे प्रेजेंट रहते हैं। ठीक, अब जो मॉर्फिन है वो हीरोइन में कैसे बनेगा, तो मॉर्फिन का डीएसिटाइलेशन ही किया जाता है तो वो हीरोइन बन जाता है। ठीक, वो पाउडर फॉर्म में होता है। फिर जब मॉर्फिन का मिथाइल मॉर्फिन फॉर्म यूज किया जाएगा, मॉर्फिन से मिथाइलेटेड कर दिया जाएगा, तो ये कोडिन के फॉर्म में यूज होता है, जो कि कफ सिरप में इस्तेमाल किया जाता है ताकि रिलीफ हो सके। उसके अलावा जो स्मैक होता है, स्मैक ये आपका हीरोइन से प्रोड्यूस होता है, ये ब्राउन शुगर और स्नॉटिंग या इंजेक्शन के थ्रू रहता है, सबसे खतरनाक नशा होता है। तो इसमें से अगर आप कुछ भी है भाई बंद करो, बहुत खराब चीज़ है, तुम्हारी जीवन बर्बाद ही हो जाएगी, ऐसे लोग का जीवन ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रक्चर, आप ध्यान से देखिए। अगर नेचुरल इंडोर्फिन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से जो रिलीज हो रही थी वो आप ध्यान से देखिए, तो ये देखो ये शेप और ये शेप, क्या दोनों सेम नहीं लग रहे हैं, तो ये नेचुरल इंडोजिनस की मॉर्फिन है और ये मॉर्फिन है, ये नेचुरल इंडोजिनस है जिसको नेचुरल इंडोर्फिन बोलते हैं, और ये मॉर्फिन, इन दोनों के स्ट्रक्चर देखो सेम है, और ये दोनों ही आपको क्या करेंगे, जबकि आप स्ट्रक्चर देखोगे तो इसमें क्या है, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन है, कार्बन, हाइड्रोजन, ये सारे केमिकल्स है, बट इन दोनों का स्ट्रक्चर देखो, ये दोनों क्या है, सिमिलर है। ठीक, तो वही बात है कि हमारा ब्रेन सेल हो गया, ये इंडोर्फिन रिसेप्टर हो गया, यहाँ से नेचुरल इंडोर्फिन आएगा तो भी भाई ये वही रिलीज करेगा, केमिकल रिलीज करेगा और हमारे बॉडी को रिलीफ महसूस होगा। सो बाइंडिंग टू इंडोर्फिन रिसेप्टर, बोथ इंडोर्फिन एंड मॉर्फिन कैन बाइंड टू इंडोर्फिन रिसेप्टर्स ऑन द सरफेस ऑफ ए ब्रेन सेल। तो इसके बाद ये तो नेचुरली है, अब तुम नेचुरली तो काम कर नहीं रहे, बॉडी को ऑलरेडी पता है कब काम क्या करना है, बट तुमने तो बॉडी को काम करने ही नहीं दिया, उससे जबरदस्ती मॉर्फिन दिए जा रहे हो, तो बॉडी तो जबरदस्ती के काम करिए, जबरदस्ती का मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन कर रही है। ठीक, सो द मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ केमिकल्स बॉन्ड्स लीडिंग टू चेंजेस इन द कंपोजिशन ऑफ मैटर। अब ये क्या है, केमिकल बॉन्ड्स का मेकिंग और ब्रेकिंग। ठीक, ये अलग टॉपिक है। सो इसमें एक होता है रिएक्टेंट्स, एक होता है प्रोडक्ट्स। सो ये आप ध्यान से देखिए, ये दोनों क्या है, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। ठीक, अब ये क्या है भाई, रिएक्टेंट्स है, और इनके बीच क्या होगा, केमिकल रिएक्शंस होगा, तो यहाँ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, 2H2O का फॉर्मेशन करेंगे। तो रिएक्टेंट क्या होता है, ये स्टार्टिंग मटेरियल, ये दोनों क्या है, स्टार्टिंग मटेरियल, स्टार्टर है, और प्रोडक्ट क्या होता है, द रिजल्टिंग मटेरियल। तो रिएक्टेंट्स के मिलने के बाद जो केमिकल रिएक्शंस के बाद जो फॉर्मेशन होता है उसको प्रोडक्ट्स बोलते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस, अगर आपने प्रोसेस देखा होगा तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट कन्वर्ट लो एनर्जी रॉ मटेरियल इनटू हाई एनर्जी फूड यूजिंग सनलाइट। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, लो एनर्जी, जो प्लांट्स जो क्या करता है, लो एनर्जी रॉ मटेरियल को हाई एनर्जी फूड में कन्वर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में सनलाइट का यूज करके वो ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा और 6 ऑक्सीजन वहां से लिबरेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप ध्यान से देखो, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का 6 मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल है, मिलेगा तो 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। तो ये हमारे क्या हो गए, रिएक्टेंट हो गए, और ये क्या हो गए, प्रोडक्ट हो गए। ठीक, सो रीअरेंजमेंट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर रीअरेंज्ड इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट। तो हुआ क्या, ये कार्बन ऑक्सीजन ये रीअरेंज ही हुआ, ये हुआ क्या, रीअरेंजमेंट हुआ, और ये लेकिन एक दूसरा केमिकल का फॉर्मेशन हुआ। सो सिग्निफिकेंस, दिस प्रोसेस इज द फाउंडेशन ऑफ लाइफ इन ऑलमोस्ट ऑल इकोसिस्टम, प्रोवाइडिंग फूड एंड ऑक्सीजन फॉर ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स। ठीक है, तो आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं, बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड 6 में। तब तक आप इसको एक बार पढ़िए, रिवाइज कीजिए, हम लोग मिलते हैं 6th एपिसोड में।